नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जादव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने से पहले 31 पॉइंट टिप्स की चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा। 31 पॉइंट्स एंड टिप्स चेकलिस्ट बिफोर बाइंग अ फ्लैट इन न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको गृहस्थ घर के संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने से पहले 31 पॉइंट टिप्स की चेकलिस्ट। 31 पॉइंट्स एंड टिप्स चेकलिस्ट बिफोर बाइंग अ फ्लैट इन अ न्यू प्रोजेक्ट। घर चुनते समय वर्तमान और भविष्य की स्थितियों पर विचार करना और स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार और परिवहन व्यवस्था के मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। आजकल कई निर्माण पेशेवर बिल्डर, डेवलपर अच्छी गुणवत्ता और आकर्षक सौंदर्यपूर्ण डिजाइन, रंग संगति के साथ नए घर, फ्लैट, अपार्टमेंट बनाकर अपने सपनों को साकार करते हैं। घर खरीदते समय चाहे वो बंगला हो या फ्लैट, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फ्लैट खरीदना गलत है क्योंकि इसकी कीमत कम है। घर में छत से, बाथरूम से क्या पानी टपकता है? वाटर लीकेज है? घर का कानूनी व्यवहार पूरा हो गया है क्या? घर के लिए अच्छी क्वालिटी सामान का उपयोग किया गया है क्या? क्या सीमेंट, रेत, स्टील, सागवानी लकड़ी, किचन कट्टा अच्छी गुणवत्ता का है? मेरे फ्लैट को रीसेल कितनी कीमत मिलेगी? ऐसे अनेक प्रश्नों के बारे में सुनिश्चित होना आवश्यक है। 1. फ्लैट जगह पर कैसे चुनें? एक बार जब फ्लैट खरीदने का फैसला हो जाता है तो सबके मन में यह सवाल आता है, आपका बजट और फ्लैट की कीमत कभी मेल नहीं खाती। ज्यादातर लोगों को ओवर बजट फ्लैट ही पसंद आता है। फिर भी अगले 12-15 सालों में अपने परिवार की प्रगति, वाटसाल को ध्यान में रखते हुए एक फ्लैट का चयन करना चाहिए। सिर्फ सस्ते होने के कारण ही अगर आप फ्लैट खरीद लेते हो तो वह मुख्य शहर से दूर उपनगर में होगा। उपनगर से शहर में स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, काम के लिए आने जाने के लिए कई किलोमीटर रास्ता आना जाना पड़ता है। बस रास्ता पक्का हो, निजी और परिवहन की सुविधा बेहतर हो तो ये मुमकिन होगा। अन्यथा स्वयं के वाहन का लागत खर्च, ईंधन की दिन ब दिन बढ़ती जाने वाली कीमतें, कम पानी की आपूर्ति, यातायात विस्तार में वृद्धि, सरकारी दफ्तर, ऐसे अनेक कारणों के लिए शहर के बीचों बीच बार बार आना जाना आवश्यक हो जाता है। इनका भी विचार करना होगा। शहर से दूर सस्ते में लिए गए फ्लैटों में शैक्षणिक सुविधाओं, बैंकिंग सुविधाओं, बाजार हाट की जगह अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां, दूध, बेकरी आइटम आदि सुविधाओं की उपेक्षा शुरू हो जाती है। अखबार में आप पढ़ते होंगे कि कम बस्ती वाले घर में चोरी हुई, सुनसान रास्ते पर लूटमार हुई। परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अगले 15 साल महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए फ्लैट कहाँ से खरीदे, इसका विचार सिर्फ फ्लैट की मौजूदा कीमत पर ही आधारित नहीं होना चाहिए। महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, इसे याद करके हमेशा अच्छे लोकेशन पर ही फ्लैट खरीदने की प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छे क्षेत्र के लोकेशन पर ही नामी बिल्डरों के कंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं और यहीं पर ही आपको कुछ अच्छा यानी वैल्यू फॉर मनी खरीदने का मजा मिल सकता है। 2. सबसे ऊपर उस बिल्डर के इतिहास पर पूरा ध्यान दें जिससे आप फ्लैट खरीदना चाहते हो। उसके सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए हैं इसके बारे में पता करें। बिल्डर का
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए। बिल्डर्स ने किए हुए पास्ट प्रोजेक्ट पर विजिट कीजिए। दुनिया गोल है, कोई ना कोई रिश्तेदार या फ्रेंड आपको मिल ही जाएगा जिसका उस प्रोजेक्ट से संबंध है, नाता है, और वहां के फ्लैट शॉप खरीदारों से बिल्डर की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी की जांच करनी चाहिए। 3. दस्तावेजों की कानूनी श्रृंखला, लीगल चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के तहत पिछले 30 सालों की खोज, सर्च रिपोर्ट केयरफुली रीड कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट लैंड का 30 साल पहले ओरिजिनल मालिक कौन था, उस मालिक से बिल्डर या डेवलपर तक जगह कैसे स्थानांतरित, ट्रांसफर हुई। सर्च रिपोर्ट में मालिकाना हक बदलने की सारी जन्म कुंडली मिलती है, जैसे कि भूमि मालिक और बिल्डर के बीच विकास समझौता, डेवलपमेंट एग्रीमेंट पंजीकृत है क्या, पूर्व मालिक की कोई विशिष्ट शर्तें हैं क्या। उदाहरण के तौर पर डेवलपर ने जगह मालिक को 10 फ्लैट, शॉप, पार्किंग अलॉटमेंट के साथ दिए हैं, तो वह फ्लैट, शॉप, पार्किंग आप किसी भी कीमत पर डेवलपर से नहीं खरीद सकते, चाहे वो फ्लैट, शॉप आपको कितना भी पसंद आया हो तो भी नहीं। जगह का इतिहास क्या है, इसके लिए ज्ञानी एक्सपर्ट वकील को उचित पैसे देकर हायर करें। डॉक्टर और वकीलों के बारे में ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है कि कॉस्टलीस्ट एडवाइस इज द चीपेस्ट एडवाइस। 4. प्रमुख और अनुभवी आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर आमतौर पर अच्छे और रेप्यूटेड बिल्डर के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की जिम्मेदारी अंततः कानून द्वारा उन्हीं की होती है। अलाउड फॉर स्लैब, कॉलम कंक्रीटिंग ये सर्टिफिकेट मिलने से कंत्राटदार और बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट इंजीनियर द्वारा बनाई गई इमारत सबसे अच्छी होती है। कुछ गायक कलाकारों को इकट्ठा करके और सस्ते टिकट बेचकर संगीत समारोह सादर करना और भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर के संगीत समारोह में जाकर संगीत महोत्सव मनाना एक महत्वपूर्ण फर्क है। इसलिए फ्लैट खरीदने से पहले आर्किटेक्ट इंजीनियर का नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, एक्सपीरियंस आदि को पहचानना आना चाहिए। 5. वास्तुशास्त्र निर्माण की एक पारंपरिक हिंदू प्रणाली है जिसका अर्थ वास्तुकला का विज्ञान है। एक ऐसा घर जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करे और फ्लैट की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाले। अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, खुशी और सकारात्मक वाइब्स सुनिश्चित करे। इसके लिए आपका फ्लैट कितने % वास्तुशास्त्र के अनुसार है, ये वास्तु तज्ञ द्वारा सुनिश्चित करें। वास्तुशास्त्र अनुसार फ्लैट की बिक्री जल्दी होती है और कीमत भी अच्छी मिलती है, ऐसा बिल्डरों का मानना है। 6. महानगर पालिका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा प्रोजेक्ट के फ्लैट का नक्शा मंजूर होना चाहिए। गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान एज पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। वास्तव में प्रोजेक्ट जगह पर बनने वाला आपका फ्लैट गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान के अनुसार ही बन रहा है, इसकी खातरी तसल्ली करें। एनक्लोज्ड बालकनी हॉल में बेडरूम में 4 फीट ही है या उससे ज्यादा है। एनक्लोज बालकनी प्रीमियम भर के शासन से मंजूर की है या नहीं। अगर मंजूर नहीं की है तो आपको कितना प्रीमियम अमाउंट सरकारी दफ्तर में भरना पड़ेगा, इसकी जांच करें। क्या रेगुलर बालकनी एनक्लोज करके आपका हॉल और बेडरूम बनाया गया है? तो क्या आपको फ्लैट खरीदने के दर में, रेट में डिस्काउंट दिया जाएगा? यहाँ आप अपना सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट हायर करके कंफर्म करें। 7. कारपोरेशन सैंक्शन प्लान में लाल रंग की एक रेखा ग्राउंड फ्लोर से टेरेस फ्लोर तक जीने में से, स्टेयरकेस में से वर्टिकल खींची जाती है, जिसे फायर डिपार्टमेंट कंफर्मेशन लाइन कहते हैं। इसके बिना कोई प्लान सैंक्शन नहीं होता। उसके मुताबिक आपके मंजिल के फ्लोर पर
एक्चुअली आपको लाल रंग का वर्टिकल फायर पाइप एग्जिट दिखना चाहिए और उसका दूसरा मुंह वाटर एंट्री पार्किंग में खुलना चाहिए। ये कंफर्म करें। 8. जल वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करके उपशमन करना। विभिन्न क्षेत्रों में नालों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की बढ़ती आवश्यकता के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे स्टेट बोर्ड की स्थापना की गई है। आप जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट ले रहे हो उसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। 9. भोगवटा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिल्डर के ये कहने के बाद दिया जाता है कि प्रोजेक्ट का निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अनुसार पूरा हो गया है। टाउन प्लानिंग के इंजीनियर आर्किटेक्ट प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट इमारत पर जाते हैं और देखते हैं कि परियोजना स्थानीय नगर विकास निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों और अटियों को पूरा किया है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट नियम और शर्तों के अधीन रहकर प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है ताकि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी वजह से कोर्ट में जाए, बैंक से नीलाम हो जाए तो सरकारी अधिकारी अपना पल्ला झाड़ सके, जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। उसे ध्यान पूर्वक पढ़े और अपने वकील से सलाह ले कि आपको इन शर्तों पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले हुए प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना है। 10. अधिभोग प्रमाण पत्र यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि बिल्डिंग सभी आवश्यक शर्तों और लोकल नियमों का पालन करके बनाई गई है, इसलिए बिल्डिंग रहने के लिए सुरक्षित है। ये सर्टिफिकेट लोकल प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। किसी बिल्डिंग की ओसी बनने से पहले बिल्डिंग की पार्किंग से लेकर टेरेस तक, रास्ते से लेकर गटर तक बारीकी से हर तरह से जांच पड़ताल होती है, इसलिए इसे कब्जा प्रमाण पत्र या पोजेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ओसी प्राप्त होने पर बहुत आसानी से हमें कम ब्याज पर होम लोन की सुविधा प्राप्त होती है। सेपरेट इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सैनिटेशन कनेक्शन और वाटर कनेक्शन लेने के लिए देश के कई महानगरों में अपने फ्लैट के लिए कानूनी तौर पर ओसी प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। 11. सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ अ बिल्डिंग। योग्यता प्रमाण पत्र यह सत्यापित करता है कि इमारत में व्यक्ति या व्यवसाय कार्य को सुरक्षित रूप से करने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं। निर्माण, खनन, शिपिंग और अन्य व्यवसाय जहां भारी मशीनरी, हेवी लोडेड ट्रक पार्किंग का इस्तेमाल होता है, गाड़ी के 4 पहियों पर ही ट्रक का पूरा वजन आ जाता है, इसलिए पार्किंग भूकंप रोधी तकनीक यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से बनाया गया हो। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लोड ऑफ एनी पॉइंट इन प्रोजेक्ट लेने के लिए काबिल हो। किसी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस बनने से पहले अनेक अर्थक्वेक उपकरणों द्वारा भूमि की जांच होती है। स्टील या सीमेंट से पूरा भरा 12 टायर वाला सुपर हेवी ट्रक एक ही जगह पर रख के पॉइंट लोड स्टेबिलिटी चेक की जाती है। चार्टर्ड इंजीनियर यह प्रमाण पत्र बिल्डर को इशू करता है। 12. जहां आपने फ्लैट का चयन किया है वो प्रोजेक्ट हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जैसे वित्तीय संस्थान द्वारा मंजूर होना चाहिए। तो आपको HDFC जैसे संस्था से अपनी आय के मुताबिक आपको मिलने वाला गृह कर्ज यानी होम लोन को स्वीकृत करना चाहिए। अगर एक होम लोन संयुक्त रूप से लिया गया है तो प्रत्येक उधारकर्ता को 24B के तहत 2 लाख रुपए तक होम लोन ब्याज पर कटौती और धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक मूलधन के पुनर्भुगतान पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। ये रहा पहला फायदा। इसके साथ बैंक आपके लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर की तरह काम करता है, जो बिल्डर के सारे दस्तावेज बारीकी से चेक करके ही आपका फ्लैट निर्वेद, निष्कर्जी
एंड टाइटल फ्री होने की तसल्ली करने पर ही आपको लोन देता है। ये रहा दूसरा फायदा। और इससे आप बिल्डर के साथ फ्लैट रेट निगोशिएबल कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। ये रहा तीसरा फायदा। 13, बिल्डर पूरे प्रोजेक्ट की 10 साल की लीज एक ही वक्त एक ही किश्त में भुगतान करे तो आपका फ्लैट हमेशा के लिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जाता है। ऐसा लिखित एग्रीमेंट करने वाले प्रोजेक्ट में ही अपना फ्लैट खरीदे। आप ये ध्यान रखें, आपको आगे दिक्कत न हो ऐसा सोचने वाले बिल्डर का फ्लैट रेट थोड़ा महंगा होता है। भ्रमित और झूठे विज्ञापनों से रहे सावधान, ठगा जाता है ग्राहक को बना के भगवान। 14, जहां आपने फ्लैट लेने का डिसाइड किया है वहां अगर योगा, जिम सहित फिटनेस सेंटर, टेम्पल, स्विमिंग पूल, गार्डन, वॉचमैन रूम, कार ड्राइवर रूम, सर्वेंट रूम, सोसाइटी ऑफिस आदि का होना जरूरी है। आपकी जिंदगी की ज्यादातर सेविंग फ्लैट खरीदने में ही चली जाती है। सेविंग खत्म हो गई और फ्लैट का कर्जा भी सर पे चढ़ा है। क्या कर्जा खत्म होने तक मेरी नौकरी टिकेगी, बिजनेस चलेगा? ऐसे सवालों से परेशान कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए स्विमिंग, जिम, ध्यान और योगा को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी होता है। 5 पहल काम किया, 3 पहल सोए, एको घड़ी न हरि मंदिर में भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। लेकिन ये सभी सुविधाएं पार्किंग के सेटबैक एरिया में, जीने के नीचे, बिल्डिंग के कोने में या टेरेस पर, बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। 15, अपार्टमेंट में 2 BHK वाले 50 फ्लैट है तो महानगरपालिका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट आपको 50 4 व्हीलर और 50 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा देखने के बाद ही प्लान सैंक्शन करती है। अगर आपने एक एडिशनल पार्किंग पहले से ही खरीदने की बात की तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। ध्यान दें, आपके पार्किंग के सामने कोई कॉलम, लिफ्ट या डेड वॉल तो नहीं आई है जिससे आपको गाड़ी निकालने और लगाने में दिक्कत हो। खुले आकाश के नीचे गाड़ी पार्क करने से गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है, धूप से रंग फीका पड़ता है, बारिश से इंजन, इलेक्ट्रिक वायरिंग खराब हो जाते हैं। मेक श्योर करें कि आपको कवर्ड पार्किंग मिले। 16, नए फ्लैट में रिश्तेदारों की रहने के लिए भीड़ लगती है। इससे पानी, बिजली, पार्किंग, कॉमन एरिया, गार्डन, इन यातायात सुविधाओं पर मुफ्त में ही ज्यादा बोझ पड़ता है। इसलिए अपार्टमेंट में एक फ्लोर पर 1 रूम अटैच बाथरूम वाले होटल जैसे कमरे बनाए जाते हैं। अतिथि कक्ष में घर से दूर होने का एहसास होता है, लेकिन अपार्टमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कमरे का पर डे किराया देकर आप रिश्तेदारों को, गेस्ट को वहां रुकवा सकते हो। जो गेस्ट रूम में रुकते हैं उन्हें ही गेस्ट पार्किंग मुहैया की जाती है। इससे सोसाइटी को, बिल्डर को अतिरिक्त आय मिलती है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको मेक श्योर करना है कि उसका रेंट सुविधा के तहत सस्ता, अफोर्डेबल है या नहीं। 17, सीसीटीवी निगरानी, प्रसारण और रिकॉर्डिंग करके व्यक्तिगत और संपत्ति अपराधों को रोकने में मदद करता है। सुरक्षा कैमरे यह सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे रिकॉर्ड करने में सक्षम है कि आप कभी भी एक महत्वपूर्ण क्षण, घटना को याद कर सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट के चारों कोनों में क्लोज सर्किट कैमरे होने चाहिए। उसका टीवी कंट्रोल गेट पर सिक्योरिटी रूम में होना चाहिए। आपकी गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी विथ प्रॉपर हाइटेड कंपाउंड वॉल होनी चाहिए। सिक्योरिटी वॉचमैन के पास आने जाने वाले अनजान लोगों का नाम, पता और फोन नंबर लिखने वाला रजिस्टर होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें प्रोजेक्ट में है, ये आपको बारीकी से देखना चाहिए। 18, बिल्डर अपने नाम पर एक सिंगल इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन लेता है।
उसमें से आपके फ्लैट को लाइट कनेक्शन देता है। महीने के पहले सप्ताह में बिल आता है। बिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट करता है। पास में ही है, इसलिए अनजाने में बिल्डर के लेबर आपके कनेक्शन में वायर डालकर छोटा ड्रिल मशीन चलाते हैं, मिनी फर्श कटर मशीन चलाते हैं। किसी फ्लैट में ज्यादा लोग होते हैं, हेवी एसी कंप्यूटर चलाते हैं, तो आपको लाइट यूज करे या न करे बिल देना ही पड़ता है, जो बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसलिए बिल्डर से आप सेपरेट इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्शन जल्दी मिले, इसके लिए प्रयत्न करें। 19. उन्हाड़ा। गर्मी के मौसम में एसी कूलर लगाने से ज्यादा बिजली की खपत होती है। सोसाइटी फंक्शन हो तो डीजे, रनिंग लाइट लगा के लेट नाइट पार्टी की जाती है। अब बिजली पर चलने वाली 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां आई हैं। इनकी बैटरी भी लाइट से चार्ज होती है। सोसाइटी के सेटबैक एरिया में बिल्डर ट्रांसफार्मर लेता है। आपको मेक श्योर करना है कि ट्रांसफार्मर की किलोवाट कैपेसिटी टोटल फ्लैट के नॉर्मल यूज से डबल होनी चाहिए और वो एमएसईबी मेन लाइन से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि आपको पावर फेलियर का सामना न करना पड़े। आपके फ्लैट की लाइट हमेशा चलती रहे। 20. अपार्टमेंट मल्टी स्टोर्ड होते हैं। किसी भी फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लिफ्ट बंद हो गई तो जीने से चढ़कर फ्लैट तक पहुंचने में बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आपको इस बात की तसल्ली करनी है कि कम से कम 8 घंटे का बैटरी बैकअप लिफ्ट के लिए हो। अगर एक लिफ्ट बंद पड़ गई तो लिफ्ट मैकेनिक जल्दी पहुंचकर उसे ठीक कर दे। इसलिए कम से कम 2 लिफ्ट पास में होनी चाहिए। काम वाली बाई, ड्राइवर, मेंटेनेंस वर्कर्स के लिए अलग से लिफ्ट का प्रोविजन होना चाहिए। घर काम करने वाले लोग तो परिवार का ही हिस्सा बन जाते हैं। प्रोजेक्ट में 2 वर्किंग लिफ्ट हो, इस बात की तसल्ली करें। 21. जहां आपने फ्लैट लेने का डिसाइड किया है, वहां के बिल्डर ने फ्लैट अटैच्ड सर्वेंट रूम की सुविधा प्रोवाइड की हो तो ऐसा फ्लैट तुरंत खरीदे। मुझे फीचर्स नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे मूल्य चाहिए। ऐसा फ्यूचरिस्टिक भविष्य सोचने वाले बिल्डर साफ अच्छे नियत वाले होते हैं। 22. अपार्टमेंट में फ्लैट तक जाने का कॉमन पैसेज हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है। जिन्हें में स्टेयरकेस में वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है। लिफ्ट रूम, लोअर ग्राउंड पार्किंग, कॉमन टेरेस, वॉचमैन रूम, गार्डन, यहाँ कॉमन लाइट लगती है। इसके लिए सोलर पैनल की व्यवस्था टेरेस पर की जाती है। सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी से सभी कॉमन जगह पर उजाला होता है। आपको मेक श्योर करना है कि ISI मार्क के सोलर पैनल की लोड कैपेसिटी प्रोजेक्ट फ्लैट रिक्वायरमेंट से डबल है। 23. बोर वाटर में आर्सेनिक, फ्लोराइड, सोडियम जैसे भारी धातु होते हैं। नहाते वक्त बाल झड़ना, आंख लाल होना, त्वचा पर रैशेस आना आदि स्वास्थ्य खराब करने वाली बीमारियां होती है। कपड़ों का रंग उड़ता है। पानी का नल, शॉवर आदि बाथरूम फिटिंग भर के चोकअप होते हैं। खाने के बर्तन धोने पर इन धातुओं की परख चढ़ती है। बोर वाटर को RO वाटर फिल्टर से ही शुद्ध प्यूरिफाई किया जाता है। अपार्टमेंट में बिल्डर बोर मारता है। बोर का पानी ही नहाने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको इस बात की तसल्ली करनी है कि बिल्डर ने बोर वाटर को ISI मार्क वाला RO वाटर फिल्टर लगाया है या नहीं। 24. वर्षा जल संचयन प्रणाली यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे वर्षा संग्रहण प्रणाली भी कहते हैं, वह तकनीक जो मानव उपयोग के लिए वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित करती है। यानी प्लॉट का पानी प्लॉट में ही समाया जाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। आपको इस बात की तसल्ली करनी है कि बिल्डर ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया है या नहीं। 25.
अपार्टमेंट मल्टी स्टोर्ड होते हैं। अपार्टमेंट के टेरेस पर 2 पानी की टंकियां रखी होती है। एक बोर वाटर की होती है और दूसरी पीने के पानी की होती है। पानी की टंकी एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाए, आधी हो जाए, तो वाटर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और टंकियां अपने आप भरने लगती है। टंकी का पानी पार्किंग और पहले मंजिल से अंतिम मंजिल के हर फ्लैट तक समान मात्रा में पहुंचे, इसलिए पानी का दबाव निर्धारित करने वाला वाटर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाया जाता है। पानी का ज्यादा उपयोग करने पर उस मंजिल का वाल्व बंद हो जाता है। पूरे इमारत को हर्जाना भुगतना नहीं पड़ता है। तो बिल्डर का प्लम्बर उस मंजिल पर जाकर ये तसल्ली करता है कि किसी का अनजाने में बाथरूम का कॉक तो चालू नहीं है, या एक आध फ्लैट में ज्यादा लोग होने से ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है तो उस फ्लैट ओनर से ज्यादा पानी का बिल वसूला जाता है। आपको मेक श्योर करना है कि वाटर सेंसर और वाटर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ISI प्रमाणित हो। 26. आप ऐसे बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं जो 50 फ्लोर से ऊंची हो। वहां फायर फाइटिंग स्टिल्ट हाउस होता है। वो जगह फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ होनी चाहिए। मुंबई जैसे शहरों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। तब इमरजेंसी में ये सुविधा काम करती है, इसकी जांच कर ले। 27. आप ऐसे बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं जो 50 फ्लोर से ऊंची हो, तो बिल्डर 10-20 मंजिले के बाद पूरे मंजिले पर शरणार्थी रिफ्यूजी क्षेत्र, खाली क्षेत्र का निर्माण करता है, या हर फ्लोर पर छोटा सा रिफ्यूजी एरिया बनाता है। किसी भी मंजिल के फ्लैट में आग लगने पर लोग रिफ्यूजी क्षेत्र आश्रय का विकल्प चुनते हैं। कई बार हमें सिर्फ सिर छुपाने के लिए सस्ता फ्लैट चाहिए, वो कहीं पर भी हो, कैसा भी हो चलेगा, ऐसे कहने वाले खरीदार आते हैं। बिल्डर रिफ्यूजी एरिया कम दामों में उन्हें बेच देता है। रात में बिल्डिंग के कामगार, वॉचमैन के रिश्तेदार रिफ्यूजी क्षेत्र में अपना डेरा जमा के सो जाते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि रिफ्यूजी एरिया जगह हमेशा खाली रहे। 28. बिल्डर एक वक्त रख रखाव शुल्क यानी वन टाइम मेंटेनेंस चार्जेस फ्लैट खरीदते वक्त आपसे लेता है। पैसे बाद में जमा करने हैं, तब तक मैं इसे दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं और प्रॉफिट कमाऊं, ऐसी सोच बिल्डर की होती है। अपार्टमेंट पूरी होने के बाद सोसाइटी फॉर्म करने की जिम्मेवारी बिल्डर की होती है। आपको मेक श्योर करना है कि सभी फ्लैट धारक वन टाइम मेंटेनेंस चार्जेस के पैसे बिल्डर ने सोसाइटी में जमा किए हैं या नहीं। 29. अब फ्लैट के इंटीरियर डिजाइन के बारे में विचार करें। घर में खाने की टेबल पर गोलमेज परिषद रखें। पत्नी को किचन के बारे में सोचने की पूरी आजादी दे। बेटे या बेटी को उसके बेडरूम के बारे में सोचने की आजादी दे। हम करे सो कायदा ऐसी सोच पर पाबंदी रखे। सभी के सहमति से आराखड़ा योजना बनाए। शक्य तो बिल्डर से अपॉइंटमेंट लेकर एक ही वक्त में उनसे मिले, उनकी तांत्रिक मुश्किलों को समझे और आदर करे। अगर कुछ चीजें जो आपने पहले बताई नहीं है तो विनम्रता पूर्वक बैठक में बताए। तोड़फोड़ करने का ज्यादा खर्चा भुगतान करने के लिए सहमति दे। 30. पुनश्च एक बात का ध्यान रखे, इस दुनिया में सस्ता और मुफ्त कुछ नहीं मिलता, इसलिए यदि आपकी अत्यधिक मांग मान ली जाती है तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना ही पड़ेगा। इसलिए बिल्डर और आपके बीच की चर्चा भी स्पोर्टली होनी चाहिए। बिल्डिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस की निर्धारित सीमा से बाहर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी अलग से नगद भरपाई करनी पड़ेगी। बिल्डर ने बताई हुई कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका कारण है कि बिल्डर आपके जिद के आगे नहीं झुकेगा। आपके फ्लैट के लिए ज्यादा खर्च होगा तो वो आपसे ही भरपाई लेगा। ध्यान रखें, अगर आप बिल्डर की जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते।
31 अंतिम महत्वपूर्ण मुद्दा। जैसा कि आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस परियोजना प्रोजेक्ट में आपने फ्लैट खरीदना चुना है, जिसमें बिल्डर ने सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली है, क्या वो प्रोजेक्ट दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और क्या वो योजना के अनुसार पूरा होने की कगार पर है, उस पर भी नजर रखें। कुछ फ्लैट धारक रोजाना नौकरी पर जाने से पहले या लौटते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं और अपने फ्लैट का निरीक्षण करते हैं। साइट पर सिविल इंजीनियर आपका रोज स्वागत करेगा ऐसा नहीं होगा। उसके पास भी एक्शन प्लान होता है। ठेकेदारों के पास जाना पड़ता है, मजदूरों को काम समझाना पड़ता है। रेत, सीमेंट, स्टील समय पर साइट पर कैसे पहुंचे ये देखना पड़ता है। साइट पर कभी कभार आना ठीक है, लेकिन बार बार आने से बचे। लेकिन इस बात पर नजर रखें कि प्रोजेक्ट परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। सावधान रहे कि बिल्डर जानबूझकर आपके फ्लैट की उपेक्षा तो नहीं कर रहा है। जहां संभव हो वहां वक्त पर पेमेंट अदा करके उसकी मदद करे। फेंगशुई के अनुसार उसे ऐसे कठोर बदलाव करने के लिए मजबूर न करे। इससे आपका प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होने में मदद मिलेगी। सबसे ऊपर उस बिल्डर के इतिहास पर पूरा ध्यान दें जिससे आप फ्लैट खरीदना चाहते हो। उसके सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए हैं इसके बारे में पता करें। यदि उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट में आप किसी को जानते हो तो उससे सारी जानकारी प्राप्त करें। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आपके फ्लैट का ताबा आपको देते वक्त बिल्डर्स को विभिन्न खर्चे उद्धृत करने की फ्लैट ओनर से वसूल करने की आदत होती है। इसे ध्यान से जांच कर सुनिश्चित करें। इन सभी ज्यादा खर्चों का भुगतान करना है, ये ध्यान में रखते हुए अपने फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत को ध्यान में रखें। बिल्डर ने फालतू का खर्चा आप पे थोपा तो नहीं, उस पर कड़ी नजर रखें। आपको पसंदीदा टाइल्स बिठानी हो, कमरे की दीवार को खिसकाना हो, बालकनी हॉल में मर्ज करनी हो, ऐसे कंस्ट्रक्शन चेंजेस बदलाव उसी बिल्डर द्वारा करके ले। छोटे मोटे काम करने वाले किसी स्वतंत्र व्यक्ति या एजेंसी को बीच में न घुसाए। इससे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो सकती है। कानूनी तौर पर आप कुछ नहीं कर सकते जब तक फ्लैट आपके कब्जे में न आ जाए। ध्यान दें, अगर आपका और बिल्डर का रिश्ता अच्छा है तो एग्रीमेंट शर्तों पर कोई उंगली नहीं रखता। अगर डिस्प्यूट या झगड़ा हो गया तो परिस्थिति पर बिल्डर का ज्यादा नियंत्रण होता है। उपरोक्त सभी पॉइंट पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि फ्लैट लेने में इतनी परेशानी है क्या? फ्लैट लेने से पहले आप सब कुछ ठीक तरह से जांच करके फ्लैट बुक कर ले। वर्तमान में खरीदारों का राज है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर जिंदगी की कमाई खर्च करके फ्लैट ले रहे हो और गलत बिल्डर चुनते हो तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मिलेगा वैसे फ्लैट का कब्जा लेना और अपने खर्चे से उसे ठीक करना, ये एक महंगा लेकिन व्यवहार्य विकल्प है। आप उपभोक्ता न्यायालय, कंज्यूमर ग्राहक कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इन सब में कितना समय, ऊर्जा और आपका हार्ड अर्न मनी पैसा खर्च होगा इसका भी विचार करें। बिल्डर अगर पैसे वाला हो तो हाई कोर्ट तक लड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर ग्राहक कोर्ट में आप सही साबित हुए तो जीत आपकी होगी। लेकिन शुरुआत में ही सोचे कि आपको ऐसा करना है क्या, बल्कि इस बात को ज्यादा महत्व दे कि शुरू में महंगा लगने वाला फ्लैट आखिर में पोजीशन लेते वक्त कैसे पीसफुली सुखद लगे। स्पर्धा के इस युग में जब भी कोई बिल्डर आपको बताता है कि उसके फ्लैट की कीमत दूसरों की तुलना में अधिक महंगी है तो निडर होके उसका कारण पूछे। शायद आपको एहसास होगा कि उसका फ्लैट महंगा लगता है, लेकिन सुख सुविधा के बदले में महंगा नहीं, अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी है। आप 5 लाख से ज्यादा की कोई चीज खरीद रहे हैं। बाजार में कोई भी दुकानदार एक बार में इतना सामान नहीं बेचता। सोने के आभूषणों की दुकान से आप ज्यादा से ज्यादा कितनी खरीदारी कर सकते हो,
लेकिन जब आपकी फिगर लाखों की तरफ झुकने लगे तो आपके बच्चों के लिए कैडबरी, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक, गर्मा गर्म चाय, कॉफी आदि मंगाया जाता है। यहाँ तो आप जिंदगी की सारी पूंजी लगा के घर खरीदने वाले होते हो। व्यवहार करते वक्त आपके मुंह में शक्कर और माथे पर बर्फ होना चाहिए। अपना पक्ष डटकर रखें। अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहे। बिल्डर के अच्छे काम की सराहना कीजिए और देखिए कैसे अच्छा फर्क पड़ता है। वास्तु शांति की पूजा पर बिल्डर को अवश्य बुलाइए। जब आसपास कोई ना हो तो उसे फ्लैट की गलतियां दिखाइए और उसे सुधारने की विनती कीजिए। यह कभी ना भूले कि आप अपने जीवन की सबसे अच्छी और महंगी खरीदारी कर रहे हैं और इसे सामने वाले को भी भूलने का मौका न दीजिए। आइए जानते हैं गृहस्थ घर के संस्कृत श्लोक के बारे में। दूरादतिथयो यस्य गृहमायान्ति निवृताः गृहस्थसतु विघ्नेयः शेषास्तु गृहरक्षिताः। अर्थात जिसमें घर पर दूर दूर से आनंद से अतिथि आते हैं वे ही सही मायने में गृहस्थ माने जाते हैं। बाकी सब तो केवल उनके घर के पहरेदार मात्र होते हैं। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।